हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित शानदार क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 होने वाला है, जिसमें हम रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं 1 बाई 1। दोस्तों, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परिजीवी का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है फीताकृमि, ऑप्शन बी शरीर के जू, ऑप्शन सी किलनी या ऑप्शन नंबर डी सिर के जू। तो दोस्तों, अंतः परिजीवी का एक उदाहरण क्या है? फीताकृमि। फीताकृमि जो है अंतः परिजीवी का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब अंतः परिजीवी की बात करें दोस्तों, तो जब अतिथि होस्ट ये परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतः परिजीवी या एंडोपैरासाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब अतिथि या होस्ट परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतः परिजीवी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है मूंगा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पंज या ऑप्शन नंबर डी एनिलिडा। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा जीव है जो मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो वह जीव है दोस्तों एनिलिडा। एनिलिडा जो है मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ले मुकुलन या बडिंग के बारे में, तो केचुए की बात करें दोस्तों, तो केचुआ एक कृमि है जो लंबा वर्तुलाकार ताम्र वर्ण का होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। केचुआ जो है दोस्तों एनिलिडा का संघ का सदस्य है। यह जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। मूंगा की बात करें और हाइड्रा की, तो यह संघ नाइड्रिया के सदस्य है, जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मूंगा और हाइड्रा संघ में स्पंज संघ जो है पोरीफेरा का सदस्य है। इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा या विखंडन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अब केचुए में केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। किसमें? केचुए में। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी थैलोफाइटा, ऑप्शन सी आवर्तबीजी या ऑप्शन नंबर डी नग्नबीजी। तो दोस्तों, पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, इनमें से एक कौन सा नहीं है? वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है इनमें से एक नहीं है। थैलोफाइटा, आवर्तबीजी और नग्नबीजी जो है पादपों के समूह से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप बात करें आर्थ्रोपोडा के बारे में, तो आर्थ्रोपोडा जो है दोस्तों संघ लगभग 10 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़े संघ की बात करें कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। इस संघ में मुख्यतः विभिन्न कीट आते हैं। ये जलीय, स्थलीय व परजीवी होते हैं। और पादप जगत की बात करें दोस्तों, तो पादप जगत को थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा उपजगत में बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, नग्नबीजी जिसे कहा जाता है, और फेंड्रोगेमी, टेरिडोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आदि जो है ये पादप जगत के अंतर्गत ही आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है मछली, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी मेंढक या ऑप्शन नंबर डी घोंगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घोंगा। घोंगा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी मोलस्का या ऑप्शन नंबर डी निमेटोडा। तो दोस्तों, जंतुओं का ऐसा कौन सा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटे समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। अब बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु पूर्णतया समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेट सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है दोस्तों तारों की तरह बेलनाकार या तरबूज या डिस्क जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड का निर्माण होता है। ऑप्शन बी, वे असम्मित होते हैं। ऑप्शन सी है वे त्रिस्तरीय ट्रिप्लोबास्टिक होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, वे सिलोमेट होते हैं। तो दोस्तों कशेरुकियों की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, वे असम्मित होते हैं, ये एक विशेषता नहीं है। अब बात करें कशेरुकी के बारे में दोस्तों, तो कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण कौन कौन से होते हैं? पृष्ठरज्जु, पृष्ठखोखली, तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सम्मिति कोशिका भ्रूण स्तर, ट्रिप्लोप्लास्टिक, त्रिस्तरी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इसमें गुदा, पश्चपुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बाघ, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मछली या ऑप्शन नंबर डी सैलामेंडर। तो दोस्तों 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सैलामेंडर। सैलामेंडर जो है 3 कक्षीय हृदय वाला जीव है। ठीक है दोस्तों, अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो 3 कक्षीय हृदय वाला जीव कौन सा है? सैलामेंडर होता है। उभयचर व सरीसृप जीवों का हृदय 3 कक्षीय होता है। इसमें 2 परिकोष्ठ तथा 1 निलय होता है। इसको 3 कर लीजिएगा दोस्तों, 3 कक्षीय होता है। एक इसमें क्या होता है? 2 परिकोष्ठ होता है तथा 1 निलय होता है। कम से कम स्तर पर ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजनेटेड को मिलाने का ध्यान रखा जाता है। यह दोहरा परिसंचरण तंत्र बनाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है एरेक्निड, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी है मोलस्क प्राणी या ऑप्शन नंबर डी है सरीसृप। तो दोस्तों अकशेरुकी प्राणियों में शामिल कौन सा नहीं है? सरीसृप। सरीसृप जो है अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अब बात कर ले कशेरुकी और अकशेरुकी के बारे में, तो जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है, मेरुदंड जिसमें नहीं होता है वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं, और जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। इस श्रेणी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल है। ठीक है दोस्तों, रेंग कर चलने वाले असमतापी कशेरुकी जीवों को सरीसृप कहते हैं। जो रेंग कर चलते हैं असमतापी कशेरुकी जीवों को क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो कौन से? सांप, छिपकली, कछुआ, ये आदि क्या है? सरीसृप जीव है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 215 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 105 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 410 किलोमीटर प्रति घंटा या ऑप्शन नंबर डी है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों बाज की चाल जो होती है लगभग कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 320 किलोमीटर प्रति घंटा बाज की चाल होती है। अब देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्टर के बारे में, तो पेरेग्रिन फाल्कन बाज जो है ऊपर उड़ता है तथा जब काफी ऊंचाई से नीचे की अपने शिकार की तरफ गोता लगाता है तब इसकी चाल सर्वाधिक 320 किलोमीटर प्रति घंटे लगभग होती है। हालांकि बराबर ऊंचाई पर क्षैतिज चाल लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे ही होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, ऑप्शन बी बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, ऑप्शन नंबर सी है इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। तो इसमें हमको गलत कथन बताना है दोस्तों। इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ये हमारा गलत कथन है। इनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके पूरे हम जान लेते हैं विशेषताएं कौन कौन सी होती है। इसमें दोस्तों स्तनधारी जंतुओं में कितने होते हैं? 4 हृदय प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। स्तनधारी अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, इनके शरीर में बाल होते हैं। ठीक है, और हम देखा है स्तनधारी नियत ताप प्राणी होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं जैसे प्लेटिपस और एकिडना आदि, अंडे भी देते हैं कुछ स्तनधारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट खालिस्तान प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती है। बी प्रक्षुब्ध नदी में रहने पर बहुत देर में लेती है। ऑप्शन नंबर सी है प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है, या ऑप्शन नंबर डी है पानी की सतह पर होने पर बार बार लेती है। तो दोस्तों ये मछलियां पानी का घूंट जो है प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाली जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल खालिस्तान कृतंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 12। तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल
8 कृतंक होते हैं, 8 कृतंक होते हैं। अब बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो दांतों के बारे में हमको आप पूरी जानकारी दे देते हैं आपको। एक वयस्क मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांतों के वर्गीकरण की सूची कैसी है? दांत के प्रकार और दांतों की संख्या। कृतंक कितने होते हैं दोस्तों? तो ये 8 होते हैं। रदनक होते हैं हमारे कितने? 4। चवर्णक कितने होते हैं? 12 होते हैं। अग्र चवर्णक कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। तो ये आपको सबकी संख्या याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी परिशेषिका या ऑप्शन नंबर डी मलद्वार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मलद्वार। मलद्वार जो है आहार नाल में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में। तो मानवों में मलद्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। मलद्वार आहार नाल का ही एक भाग है। मनुष्य की आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 20 फीट होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी बिंबाणु प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा प्रोटीन या ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो दोस्तों रक्त का कौन सा घटक है जो थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। अब बात करें बिंबाणु प्लेटलेट्स के बारे में दोस्तों, तो बिंबाणु प्लेटलेट्स रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तब प्लेटलेट्स उस जगह पर एकत्रित होकर खून का बहना रोकने की कोशिश करते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी दोनों ही स्थितियों में यह शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके निर्माण की बात करें दोस्तों, तो प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। यह भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन पथ में पश्चिमाद क्या भूमिका होती है? जो श्वसन पथ होता है उसमें पश्चिमाभ या सिलिया की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर है ये अंतःश्वसित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होते हैं। पश्चिमाभ फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। ऑप्शन सी है अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पश्चिमाभ से चिपक जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमाभी कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती है। तो दोस्तों श्वसन पथ में पश्चिमाभ या सिलिया की भूमिका क्या होती है? वो होती है पश्चिमाभ फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। ये किसकी भूमिका होती है? पश्चिमाभ की भूमिका होती है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।